बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष निहाल चंद मेघवाल ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पदभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये तस्वीरें आप देख लीजिए स्वागत सम्मान की। आज निहाल चंद जी ने अपना पदभार ग्रहण किया है ना, आज पदभार ग्रहण किया है। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि जिस दिन आप पदभार ग्रहण कर रहे हैं उस दिन भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में एक तरफा विजय हासिल हुई। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लगातार जहां भी जिस भी राज्य में चुनाव हो रहा है वहां विजय का परचम लहरा रही है। अगर इसकी श्रृंखला देखें तो सीधे अगर कुछ महीने का देखें तो पहले हरियाणा के बाद हम चुनाव महाराष्ट्र में जीते, फिर लंबे समय बाद हम दिल्ली का चुनाव जीते और दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। आज महाराष्ट्र के चुनाव तो बीएमसी के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बीएमसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो लैंडस्लाइड विक्ट्री, देखिए हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे भारतीय जनता पार्टी में एक विशेषता है, यहाँ के कार्यकर्ता की भी एक विशेषता है कि हम अपने आप को एक सिपाही मानते हैं और सिपाही को जो दायित्व दिया जाता है वो सिपाही अपनी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से वो दायित्व निभाने के लिए हर समय तत्पर रहता है। ये हमारे कार्यकर्ता की भी विशेषता है कि वो पूरी तौर पर नेतृत्व ने जो निर्देश दिए हैं, नेतृत्व ने जो दायित्व दिया है उसका बखूबी निभाने का प्रयास करता है। और मैं सोचता हूँ कि राजस्थान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के लिए इससे बढ़िया नेतृत्व कोई हो नहीं सकता। जो अनुभव आज मैंने राजस्थान में पूरे राजस्थान के लिए अनुसूचित जाति मोर्चे की मैंने कमान संभाली है। मैं समझता हूँ कि आज कितना बड़ा सौभाग्यशाली दिन है मेरे लिए कि आदरणीय अरुण सिंह जी, आदरणीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आके और मुझे आशीर्वाद दिए। अनुसूचित जाति मोर्चा हम सब के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अंगरक्षक के रूप में हमेशा काम करता है और मैं प्रदेश नेतृत्व को मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी कसौटी पे खरा उतरेंगे। पूरे राजस्थान प्रदेश में ऐसी मोर्चे का हम लोग डंका बजा के भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बने ऐसी व्यवस्था कोई पैदा करेगा वो राजस्थान प्रदेश में अनुसूचित जाति मोर्चा करेगा। राजस्थान की सियासत में पूर्व मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की कांग्रेस में घर वापसी का मामला अब गरमाया हुआ है। इस बीच कांग्रेस से बीजेपी में गए पूर्व मंत्री मालवीय की वापसी को लेकर के कांग्रेस की अनुशासन कमेटी में मंथन हुआ। वॉर रूम में हुई बैठक में मालवीय समेत 7 नेताओं की वापसी पर भी गंभीर चर्चा हुई। अब अनुशासन कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रदेशाध्यक्ष को सौंपेगी, जिसके बाद आलाकमान अंतिम फैसला करेगा। तो वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि बीजेपी के कई नेता भी उनके संपर्क में है और जल्द ही कांग्रेस में शामिल भी हो सकते हैं। बैठक में अनुशासन कमेटी के अध्यक्ष उदयलाल आंजना समेत कई मेंबर मौजूद रहे। 7 आदमियों के संबंध में हमारे पास एजेंडा मिला था। उन सब पे हमने आपस में चर्चा करके उसकी रिपोर्ट बना करके अध्यक्ष जी को हम भेज देंगे कल तक। और निर्णय तो अध्यक्ष महोदय को करना है। महेंद्रजीत मालवीय भी है, कांता पील भी है, किरणलाल बेरवा भी है, कैलाश मीणा भी है, सुभाष तंबोली। मुझे लगता है कि बीजेपी में कोई सक्षम लीडर नहीं है या उनके पास कुछ नेता नहीं है। वो कांग्रेस से खींच कर दबाव में ला करके और नेताओं को ले जाने का काम करते हैं और ले गए। लेकिन जो नेता वहां गए, किस तरीके से गए, कैसे गए, लेकिन अब वो इतने ही दिनों में इतने परेशान हो गए हैं कि वापस से आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ रुख हो रहा है। और कई अगर आप थोड़े दिनों बाद देखेंगे तो बीजेपी के नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। तो कई ऐसे आ रहे हैं, साहब हमें भी आपकी पार्टी में शामिल कीजिए, आपकी कमेटी में हमारा प्रस्ताव भी जाना चाहिए। और जो गए थे वो भी
सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। आबू रोड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष को लेकर के बैठक रखी गई। हिंदू सम्मेलन को लेकर के तैयारियां तेज हुई है। इस संबंध में नगरपालिका स्थित डाक बंगला परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में हिंदू सम्मेलन को भव्य और ऐतिहासिक रूप देने और प्रस्तावित वाहन रैली को सफल बनाने को लेकर के चर्चा हुई। बैठक में जानकारी दी है कि 18 जनवरी को दोपहर 3 बजे शांतिकुंज पार्क से वाहन रैली का शुभारंभ होगा। इस दौरान संघ के शताब्दी वर्ष पर विभाग ने कहा, ये रैली समाज में एकता, अनुशासन और राष्ट्रभाव का संदेश देगी। रैली को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को रैली की व्यवस्था, अनुशासन, यातायात मैनेजमेंट, सुरक्षा व्यवस्था, प्रचार प्रसार और जन सहभागिता जैसे कई दायित्व सौंपे हैं। और अब आज सीकर के खंडेला की जहां पर ऑनलाइन डिलीवरी एजेंसी संचालक से फिरौती की मांग की जा रही है। फिरौती की रकम नहीं देने पर तोड़फोड़ की ये वीडियो आप देख लीजिए। एजेंसी संचालक ने जम करके मारपीट की। मौके पर पहुंचे परिजनों ने बदमाशों को दुकान में बंद किया। पुलिस को मौके पर बुलाकर बदमाशों को हवाले किया। पलसाना रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे। रामगढ़ नगरपालिका के खेड़ी गांव में चोरी की एक और घटना देखने को मिली है। गुरुवार शाम रिटायर्ड फौजी लवकेश चौधरी की बाइक उनके घर के बाहर से चोरी हुई। बताया जा रहा है कि लवकेश चौधरी अपनी बाइक बाहर खड़ी करके घर के अंदर चले गए थे। इसी दौरान एक शातिर चोर मौके पर पहुंचा, पहले बाइक की रैकी की और फिर लॉक तोड़ करके कुछ ही मिनटों में बाइक लेकर के फरार हुआ। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जिसमें चोर साफ दिखाई देते हैं। पीड़ित ने रामगढ़ थाने में अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने तलाश शुरू की है। देख रहे हो यहाँ पे जस्ट जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे बाइक खड़ी थी मेरी। कल वक्त था 4:45 बजे का और 2 चोर थे। 2 चोरों में से एक रोड पे बाइक खड़ी कर दी थी और एक ने मास्टर चाबी या उनके पास में जो भी इक्विपमेंट था उसे लॉक तोड़ के बाइक ले गए। उसके बाद में सीसीटीवी कैमरा चेक करने के बाद में पता लगा कि वो 2 चोर इस तरफ गए हैं, गांव की तरफ। लेकिन ये घटना एक पहली घटना नहीं है, पहले भी कई वारदातें हो चुकी हैं, जिनमें 2 मोटरसाइकिल, एक हेमंत चौधरी की है, एक व्यापारी जो बाहर से आए थे उनकी है और 5 भैंसे हैं, 2 ट्रांसफार्मर बिजली के जो सिंचाई के थे वो चोरी हुए। तो ये घटना बढ़ती जा रही है, लेकिन जो पिछली जो वारदातें हुई हैं उनका कोई सलूशन अब तक नहीं हुआ है। तो मेरी प्रशासन से ये गुजारिश है। खबर केकड़ी से, जहां पर अजमेर की केकड़ी में आज 69वीं राष्ट्रीय स्तरीय खो खो प्रतियोगिता भव्य आगाज देखने को मिलता है। खो खो प्रतियोगिता का पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस प्रतियोगिता में देश भर के 30 राज्यों की टीमें भाग लेती है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात सहित अनेक राज्यों की टीमों की सहभागिता ने प्रतियोगिता को राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया है। प्रतियोगिता का विधिवत उद्घाटन केकड़ी विधायक शत्रुघ्न ने किया। उद्घाटन समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी, शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। और अब बात अंता की। 12 जिले के अंता में नगरपालिका के द्वारा मुख्य बाजार से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस बीच नगरपालिका अतिक्रमण के लोगों के साथ में कुछ दुकानदारों की तीखी नोकझोंक हुई। बता दें कि शहर के मुख्य मार्गों पर दुकानदारों द्वारा अस्थायी अतिक्रमण करके मार्ग को संकरा किया, जिसके कारण इस मार्ग से आने वाले वाहन चालकों को लंबे समय से काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तो वहीं अभी हाल ही में हुई थाने में हुई सीएलजी बैठक के दौरान मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने का मुद्दा उठाया गया था। ऐसे में नगरपालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने के मामले में सख्ती दिखाते हुए पिछले 2 दिनों से कस्बे के मुख्य मार्गों से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। सुमेरपुर के तखतगढ़ थाना परिसर में शुक्रवार शाम सामुदायिक पुलिस संपर्क समूह यानी कि सीएलजी की बैठक रखी गई। बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी शैतान सिंह चारण ने की, जो कि कार्यभार संभालने के बाद उनकी पहली सीएलजी की बैठक रही। थानाधिकारी ने शहर और ग्रामीण में शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील करते हुए पुलिस सहयोग पर जोर दिया। बैठक में नगर और बलाना गांव के सीएलजी सदस्यों ने रात 8 बजे के बाद खुले शराब ठेकों पर रोक, लंबे समय से बंद सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त कराने और बाजार में नंदियों की लड़ाई से होने वाले हादसों पर कंट्रोल की मांग रखी। सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली गई थी और सीएलजी सदस्यों के मीटिंग में यही मैंने सुझाव रखे कि अपने थाना क्षेत्र में या जो है
तखतगढ़ क्षेत्र और बड़े बड़े जो गांव हैं उन सभी में जो ये आने जाने के रास्ते हैं जहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या ख़राब पड़े हैं उनको ठीक करवाने से निवेदन किया और इनकी गांव वालों की सीएजी सदस्यों की समस्याएं भी सुनी और इनकी समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा। मुख्य रूप से कौन सी समस्या आपके सामने आई? मेन तो सीसीटीवी कैमरे हैं और एक क्या सर्दी का समय आ गया है तो मैंने गांव वालों को ये कहा भी गांव शहर में मार्केट में जो नंदी घूमते हैं आवारा घूमते हैं इनको कम से कम गौशाला में डालने की बात हुई थी तो नगर पालिका के ईओ साहब को कह करके इसको अपने सफाई कर्मियों की टीम से इनको गौशाला में डालने के लिए पाबंद किया जाए ताकि कम से कम शहर में अमन चैन कायम हो सके। सीसीटीवी कैमरे को लेकर कोई? हाँ, सीसीटीवी कैमरे को लेकर भी हुई है। उसमें क्या है कि जो मुख्य मार्ग पे जो जैसे चौराहे की बात है या पावटा रोड की बात है तो वहाँ के कैमरे अभी खराब चल रहे हैं। हकीकत में ये है फलौदी में पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला स्पेशल टीम और फलौदी पुलिस ने लोहावट के जंबेश्वर नगर के रहने वाले रोहित ढाका को अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस के साथ में गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो गाड़ी भी जब्त की है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्रजराज सिंह चारण ने बताया कि रोहित ढाका के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अपराधों एवं अवैध गतिविधियों के विरुद्ध राजस्थान पुलिस की प्राथमिकताओं के क्रम में जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत डीएसटी फलोदी को प्राप्त आसूचना पर डीएसटी फलोदी द्वारा कार्रवाई करते हुए रोहित ढाका पुत्र बुद्धाराम विश्नोई निवासी जंबेश्वर नगर पीएस लोहावट को अवैध पिस्टल मय 5 कारतूसों के डिटेन किया जा करके उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट में प्रकरण पंजीबद्ध किया है और परिवहन में प्रयुक्त बोलेरो वाहन भी सीज की गई है। प्रकरण पंजीबद्ध करके अनुसंधान किया जा रहा है और पुलिस आमजन से अपील करती है कि इस प्रकार की संगठित गिरोह द्वारा की जा रहे अपराधों के संबंध में सूचना पुलिस को समय पर देवे ताकि प्रभावी कार्रवाई की जा सके। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा में कांग्रेस पार्षद जगदीश जाटव ने मनरेगा के नाम परिवर्तन पर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज करवाया। जाटव कंधे पर फावड़ा और सिर पर परात लेकर के बैठक में पहुंचते हैं जिससे सभी पार्षदों का ध्यान उनकी तरफ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा का उद्देश्य गरीब और मजदूरों को राहत देना था, लेकिन वर्तमान में मजदूरों को काम और समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। जाटव ने जिला प्रमुख पर पक्षपात का आरोप लगाया और कहा कि उनके चहेते सरपंचों को विकास कार्यों के लिए बजट मिल जाता है जबकि कांग्रेस पार्षदों की अनदेखी होती है। उनको तो मजदूरी मिल नहीं रही। आज ठेगड़ा पंचायत है उसमें 2 साल हो गए उसको मजदूरों को पैसे नहीं मिला और नौरंग नादरेड़ी पंचायत है उसमें 6 महीने से काम नहीं चल रहा। साधारण सभा में कुछ तो हमारे पट्टे थे, एक उलाड़ी इसका स्कूल का पट्टा था, खेल मैदान का पट्टा था, 5 पट्टे दिए आज हमने। विकास के लिए जो भी पट्टे आए हमारे पास सबके कर दिए। जो विकास की बातें थी, जो मुद्दे थे, विकास के बजट था हमारा, उसका एसएफसी का बजट था, उसको अनुमोदन हुआ है। जो पट्टे थे उनका अनुमोदन हुआ है और जो भी समस्या क्षेत्र में थी, बिजली, पानी, उन समस्याओं पर डिस्कस हुई। सुमेरपुर के तखतगढ़ नगरपालिका में 77वें गणतंत्र दिवस के आयोजन की तैयारियों को लेकर के एक अहम बैठक रखी गई है। बैठक की अध्यक्षता नगरपालिका उपाध्यक्ष मनोज नामा और अधिशासी अधिकारी मगराज चौधरी ने की। बैठक में फैसला लिया कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल तखतगढ़ में रखा जाएगा। कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे ध्वजारोहण और 9:30 बजे मुख्य समारोह आयोजित होगा। मुख्य समारोह में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, परेड, विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले प्रतिभागियों का सम्मान और पुरस्कार वितरण किया जाएगा। करौली सदर थाना पुलिस ने गांव रौंड कला में फायरिंग करके हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी यदुवीर सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन हंता के तहत ये कार्रवाई हुई है। पुलिस ने 5000 रुपए के इनामी आरोपी अवधेश सिंह पुत्र पुखराज सिंह गुर्जर और बलवीर उर्फ बल्ला पुत्र अर्जुन सिंह गुर्जर दोनों निवासी रौंड कला को गढ़ी बांधवा बस स्टैंड से गिरफ्तार किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने। बढ़ते आगे, उत्तर पश्चिम रेलवे में उत्कृष्ट कार्य करने वाले रेल कर्मियों के सम्मान का भव्य आयोजन हुआ।
सीपीआरओ कैप्टन शशि किरण के अनुसार जयपुर में आयोजित 70वें विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह में 54 रेल कर्मियों को सम्मानित किया गया और विभिन्न मंडलों और यूनिटों को 21 उत्कृष्टता शील्ड प्रदान की गई। जोधपुर मंडल को महाप्रबंधक की संपूर्ण कार्यकुशलता शील्ड मिली। महाप्रबंधक अमिताभ ने विजेताओं को बधाई देते हुए साल 2026 में 52 सप्ताह 52 सुधार के लक्ष्य पर काम करने का आह्वान किया। पता है कि रेलवे सप्ताह समारोह जो है हर वर्ष हम लोग मनाते हैं और इसमें हम जो अच्छे काम करते हैं हमारे रेल कर्मी सभी को पुरस्कृत करते हैं। उसके अलावा जो शील्ड पाते हैं हमारे सारे डिविजन्स के लोग उन्हें भी शील्ड देते हैं और इस बार हमने जो है 55 जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी हैं उन्हें यहाँ पे पुरस्कृत कर रहे हैं। उसके अलावा 23 रनिंग शील्ड भी हम विभिन्न डिवीजन और वर्कशॉप को दे रहे हैं। आज सम्मानित किए जा रहे सभी पुरस्कार प्राप्तकर्ता वास्तव में ये बहुत ही उल्लेखनीय है कि इस वर्ष जो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो कि माननीय रेलवे मंत्री जी के स्तर पर दिया जाता है उसमें उत्तर पश्चिम रेलवे को 3 शील्ड प्रदान की गई है, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण गोविंद वल्लभ पंत शील्ड जो कि संपूर्ण कार्यकुशलता के लिए जाती है वो उत्तर पश्चिम रेलवे को प्रदान की गई। इसके अलावा वैगन मेंटेनेंस शील्ड प्रदान की गई और इसके एक रनिंग रूम जो है आबू रोड उसको भी एक शील्ड प्रदान की गई और इसके अलावा 5 और हमारे जो रेल कर्मी हैं उनको भी अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार जो है माननीय रेल मंत्री जी के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। उसी की कड़ी में आज जो है विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार का आयोजन यहाँ जयपुर में किया गया, जिसमें महाप्रबंधक अमिताभ ने सारे जो विजेता थे 54 हमारे विशिष्ट रेल कर्मी जो थे उनको हमने पुरस्कार दिया और साथ ही साथ 21 अलग अलग कैटेगरीज में हमने शील्ड प्रदान की जो कि कार्यकुशलता से रिलेटेड होती है। अलग अलग विभागों के संबंधित जो शील्ड होती है वो मंडलों और जो कारखाने। बालोतरा में बलदेव राम मिर्धा की 137वीं जयंती के मौके पर कल जाट समाज अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। अधिवेशन वीर तेजाजी छात्रावास में आयोजित होगा, जिसे लेकर समाज में उत्साह का माहौल है और सभी तैयारियां पूरी की है। वीर तेजाजी छात्रावास के पदाधिकारियों और समाज के गणमान्य लोगों द्वारा शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। जाट नव युवक मंडल और वीर तेजा सेना के सदस्य युवाओं के साथ में मिलकर घर घर जाकर पीले चावल देकर के समाज बंधुओं को अधिवेशन में शामिल होने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। अधिवेशन को लेकर समाज के युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला है। जनवरी को किसान केसरी बलदेव राम मिर्धा की 139वीं जयंती समारोह मनाया जाएगा। इसमें इस बार विशेष रूप से जाट समाज का अधिवेशन बुलाया गया है, जिसमें गांव ढाणी से हजारों की संख्या में किसान जाट समाज के लोग, जिसमें बुजुर्ग, युवा, बच्चे और महिलाएं शरीक होंगे और इस अवसर पर विशेष करके हम लोग सामाजिक मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे। जिन मुद्दों समाज की संस्कृति, शिक्षा, चेतना और वर्तमान में किस प्रकार से समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न चर्चाओं का आयोजन होगा और इस अवसर पर समाज के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवी वर्ग, समाज के जनप्रतिनिधि, युवा, बच्चे और महिलाएं अपेक्षित रहेगी। इसको लेकर के गांव ढाणी में समाज के बंधु, विशेष करके युवा, बड़े जोश और उल्लास के साथ में इस कार्यक्रम को अंतिम रूप दे रहे हैं। तेजा विकास समिति बालोतरा द्वारा कल 17 जनवरी 2026 को किसान केसरी स्वर्गीय श्री बलदेव राम मिर्धा की 137वीं जयंती के अवसर पर जाट समाज अधिवेशन एवं बालक एवं बालिका छात्रावास का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रखा गया है, जिसकी पूरी रूपरेखा, पूरा कार्यक्रम वीर तेजा विकास समिति द्वारा तैयार किया गया है और इसमें इसके प्रचार प्रसार के लिए और आमजन को आमंत्रित करने के लिए पूरी युवाओं की टीम, जो जाट नवयुवक मंडल है उसकी टीम है, उसके सदस्य हैं और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी युवा हैं उनके पास जाके घर घर जाकर व्यक्तिगत रूप से चावल देकर उनको आमंत्रित कर रहे हैं। धौलपुर के निहालगंज थाना क्षेत्र स्थित पैलेस रोड पर बीच सड़क उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब एक भाई ने अपनी ही बहन के साथ में मारपीट शुरू कर दी। वीडियो आप देख लीजिए। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है, जिसमें भाई को बहन के साथ में लात, घूंसे और थप्पड़ मारते देखा जा सकता है। घटना को देखकर बड़ी संख्या में लोग वहां पर जमा हो गए।
जिससे सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई और करीब आधे घंटे तक जाम के हालात बने रहे। सूचना मिलते ही निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पैलेस के पास निहालगंज गांधी पार्क के सामने हमें सूचना मिली थी कि कोई लड़का लड़की आपस में झगड़ा करे, जिस पे मौके पर पुलिस को भेजा गया तो पता चला कि कोई भाई बहन थे जो आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिन्हें थाने पे लाके समझाइश की गई। भाई के द्वारा नहीं मानने पे उसको शांति भंग में गिरफ्तार किया गया एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पैलेस के पास निहालगंज गांधी पार्क के सामने हमें सूचना मिली थी कि कोई लड़का लड़की आपस में झगड़ा कर रहे। झुंझुनू के पिलानी में चलती कार में अचानक से आग लगने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक हरियाणा के ओबरा के रहने वाले सुंदर अपने एक साथी के साथ में निजी काम से पिलानी आए थे। वीडियो आप देख लीजिए। काम निपटाने के बाद दोनों शाम को ओबरा लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार मोरवा के पास में पहुंची, अचानक कार से धुआं उठने लगा और कुछ ही पलों में वाहन में भीषण आग लग गई। हालात भांपते हुए कार सवार दोनों युवक तुरंत वाहन से बाहर निकले, जिससे बड़ा हादसा यहां पर होने से टला। कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, पानी के टैंकरों से आग बुझाने की कोशिश की। बाद में पिलानी नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया है। जैसलमेर के रामदेवरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रामदेवरा के निकट दूधिया और घुड़साल के पास में 11 केवी का विद्युत तार टूट गया। तार टूटने से सड़क किनारे और खेतों में रखी घास और कचरे में कई जगहों पर आग लग गई। तस्वीरें आप देख लीजिए। आग की लपटें फैलते देख ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत रामदेवरा डिस्कॉम कर्मचारियों और पुलिस को सूचना दी। हालात को देखते हुए रामदेवरा जीएसएस की 11 केवी विद्युत सप्लाई तत्काल बंद करा दी। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनधन हानि नहीं हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। खेतों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों के द्वारा दमकल की सहायता से आग बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ यहां पर जुटी हुई है। और अब जयपुर के चौमू से खबर, जहां पर सामने आया साइबर ठगी का बड़ा मामला। चौमू में बैंक फ्रेंचाइजी के नाम पर साइबर ठगी का खुलासा हुआ। सामोद पुलिस ने 19 साल के आरोपी संजय सैनी को गिरफ्तार किया। फर्जी नोडल अधिकारी बनकर कई बैंक के खाते खुलवाए थे। खातों में साइबर फ्रॉड की रकम डालकर निकासी की जाती थी। आधार और अन्य दस्तावेज लेकर के खातों का दुरुपयोग किया गया। जांच में पुष्टि हुई कि आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। सिरोही के आबू रोड की बात करेंगे। इको गाड़ी और बाइक के बीच में जबरदस्त भिड़ंत हुई। सड़क हादसे में बाइक पर सवार 2 की मौत हुई, 1 घायल हुआ। हादसे के बाद में चालक मौके से फरार हुआ। सूचना पर सदर पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, जहां पर एम्बुलेंस से घायलों को उप जिला अस्पताल में एडमिट करवाया। डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ ने घायलों का इलाज शुरू किया। तो ये तस्वीरें आपके सामने सिरोही की तस्वीरें, जहां पर एक हादसे के बाद में घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। ब्लर करके हमने तस्वीरें दिखाई है। दर्द में कराते ये तमाम घायल, जिनका ट्रीटमेंट जारी है। आबू रोड की एक घटना है, तो लगातार आपको बता रहे हैं इको गाड़ी और बाइक के बीच में जोरदार टक्कर होती है, जिसके चलते यहां पर कई लोग जख्मी हो जाते हैं और उन्हें दर्द में कराते हुए अस्पताल पहुंचाया जाता है। पुलिस का जाब्ता भी अस्पताल में तैनात रहता है, वहां पर उनका उपचार किया जाता है। एम्बुलेंस मौके पर पहुंच जाती है। गनीमत रही कि समय पर एम्बुलेंस पहुंचती और घायलों को। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मदन प्रजापत हमारे साथ में सिरोही से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मदन, कब कैसे यह हादसा हुआ? माफ कीजिएगा मगन, कब कैसे यह हादसा हुआ? फिलहाल घायलों की क्या कुछ हालत है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये सदर थाना क्षेत्र के मुंथला जो मधुसूदन मंदिर के सामने एक आज दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जहां पर इको गाड़ी और बाइक सवार जो युवक थे उनके बीच जो जबरदस्त भिड़ंत हुई है। उस सड़क हादसे में जो दर्दनाक जो हादसे में 2 युवकों की मौत हुई है और एक युवक की जो हालत है गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर 108 एम्बुलेंस और सदर पुलिस मौके पर पहुंची है। एम्बुलेंस की मदद से तत्काल प्रभाव से सभी घायलों को यहाँ पर जो है उप जिला अस्पताल आगरा बट्टा में भर्ती करवाया गया, जहाँ पर चिकित्सकों ने
2 जो गंभीर घायल थे उनको मृत घोषित कर दिया है और एक जो गंभीर घायल है उसका इलाज जारी है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये आज यहाँ पर देर शाम को एक बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। फिलहाल जो यहाँ पर डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर जो मौके पर सदर पुलिस मौजूद है, थाना अधिकारी जो प्रदीप डागा है वो मौके पर मौजूद है। तमाम घटना स्थल का जायजा लेकर जो इस मामले में आवश्यक कार्रवाई जारी है। वहीं आपको इस बता दूं कि इस पूरे मामले में जो सड़क हादसे के बाद भी जो बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, घटना के बाद में जो इको गाड़ी का जो सवार था वो सड़क हादसे के बाद मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। जी ठीक है मगन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ में ऑपरेशन विष हरण के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गंगरार थाना क्षेत्र के जीवा नायकों का खेड़ा निवासी पुलिस ने एमटी ड्रग निर्माण की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में 8 थानों के थानाधिकारी और करीब 100 पुलिसकर्मियों की संयुक्त टीमें शामिल रही। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में मादक पदार्थ, ड्रग निर्माण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और उपकरण जब्त किए। साथ ही 14,16,950 रुपए नकद, नोट गिनने की मशीन, 33 मोबाइल फोन, 4 लैपटॉप, 1 ड्रोन, 1 कार और 2 बाइकें भी बरामद की है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि यह नेटवर्क सुनियोजित और संगठित तरीके से एमटी निर्माण और तस्करी में शामिल था और अब तमाम आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। मात्रा की अवैध सामग्री है, इसमें स्मैक है और स्मैक और मादक पदार्थों के अंदर जो कुछ एडिशन किया जाता है उसको टाका बोलते हैं, वो है। देसी शराब है जो करीब 2.7 लीटर्स है और अल्फ़ाबेट और जो नंबर्स की पंचिंग मशीन है जिससे वाहनों को अवैध बना के उस पर नंबर पंच करके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू है। इसके अलावा एक नोट गिनने की मशीन मिली है और जो एमडी में कच्चा माल प्रयुक्त होता है जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा। राजस्थान के मोस्ट वांटेड अपराधी रोहित गोदारा और रोहित स्वामी से जुड़ी नई जानकारी सामने आई है। श्री गंगानगर पुलिस थाना सदर में दर्ज प्रकरण संख्या 255/2025 में न्यायालय ने आरोपी को 19 जनवरी 2026 तक उपस्थित होने के लिए उद्घोषणा जारी की है। यह मुकदमा 4 जून 2025 को परिवादी द्वारा दर्ज करवाया था और अनुसंधान पुलिस निरीक्षक सुभाष चंद्र द्वारा किया गया। न्यायालय ने धारा 82 BNSS के तहत आरोपी को नियत तारीख तक हाजिरी देने का आदेश दिया है। यदि रोहित गोदारा इस दौरान न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ धारा 356 BNSS के तहत बिना उपस्थिति के ट्रायल भी शुरू किया जाएगा। पुलिस ने मामले की गंभीरता के कारण सघन निगरानी और कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। तो श्री गंगानगर की खबर, रोहित गोदारा से जुड़ी अपडेट, मोस्ट वांटेड अपराधी। और आपको बता दें कि न्यायालय ने हाजिरी के लिए उद्घोषणा अब जारी कर दी है। मुकदमा 4 जून 2025 को दर्ज किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता राकेश दाधीच हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, एक बार फिर से पूरा मामला समझना चाहेंगे आप। रोहित गोदारा को लेकर के क्या एक तरह से ये वार्निंग माना जाए, डिटेल में आप बताइए। इसी 4 जून 2025 को परिवादी ने श्री गंगानगर के सदर थाने में प्रकरण दर्ज कराया था। उसने प्रकरण में कहा था कि मेरे व्हाट्सएप पर एक विदेशी कॉल आई है, उस कॉल से मुझे धमकाया गया है, उस फिरौती की रकम के लिए बार बार मुझे धमकी दी जा रही है। इसको लेकर सदर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। पता चला था कि ये कॉल रोहित गोदारा ने की थी। इसको लेकर तफ्तीश की गई है और आज जो 16 तारीख है पुलिस थाना सदर के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर एक उद्घोषणा जारी की गई है जिसमें रोहित गोदारा के खिलाफ चालान पेश किया गया है और रोहित गोदारा इस उक्त जो तारीख दी गई है 19 जी राकेश, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में देखना है कि अब रोहित गोदारा क्या पेश होंगे। जयपुर में वेदांता द्वारा प्रस्तुत जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 का दूसरा दिन
विचारों, संवादों और बौद्धिक विमर्श की भव्य प्रस्तुति बनकर के सामने आया। आमेर के एक निजी होटल में आयोजित इस साहित्यिक महाकुंभ में खेल, यात्रा, इतिहास, हास्य और विज्ञान जगत की नामचीन हस्तियों ने अपने अनुभव और ज्ञान दोनों साझा किए। दिन की शुरुआत राजस्थान की लोक परंपराओं से हुई, जहां पर भोपा समुदाय की भवरी देवी के लोकगीतों ने फेस्टिवल को सांस्कृतिक रंगों से भरा। वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथन आनंद ने युवाओं को जुनून के साथ में आगे बढ़ने का संदेश दिया। इस दौरान अमरनाथ की पुस्तक बोल्डर का विमोचन हुआ, तो वहीं ब्रिटिश अभिनेता स्टीफन फ्राई ने भाषा और हास्य पर अपने विचार रखकर दर्शकों को प्रभावित किया। साथ ही फेस्टिवल के आयरलैंड संस्करण की भी आधिकारिक घोषणा की गई। और अब बात छत्तीसगढ़ की। पंखाजुर के नर नारायण सेवा आश्रम मेले में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भव्य स्वागत हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री पंखाजुर क्षेत्र को करीब 285 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी, जिससे पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री ने मंच से संबोधित करते हुए कहा, पंखाजुर और सीमावर्ती अंचल के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, सड़कें, बिजली, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल देंगी। के अवसर पर नर नारायण मेला भव्य रूप से होता है, जिसमें दूर दूर से लोग आते हैं। और आज मेरा सौभाग्य कि पहली बार नर नारायण आश्रम जाने का अवसर मिला और आज कांकेर जिले को 286 करोड़ के विकास कामों का सौगात मिला है, जिसमें भूमि पूजन भी है और लोकार्पण भी है। और यहाँ पर नगर पंचायत में गौरव पथ निर्माण की मांग हुई है, जिसकी घोषणा की है। आने वाले समय में उसका निर्माण और एक लंबा रोड है, ऐसी छोटी छोटी और कई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ी सफलता सामने आई है, जहां पर 52 नक्सलियों ने एक साथ आत्मसमर्पण करके हिंसा का रास्ता छोड़ दिया है। आत्मसमर्पण करने वालों में 21 महिला और 31 पुरुष नक्सली शामिल है, जिन पर कुल 1.41 करोड़ रुपए का इनाम घोषित था। ये सभी नक्सली DKSZC EOB डिवीजन और भामरागढ़ एरिया कमेटी से जुड़े हुए थे। छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति के तहत साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े नक्सलियों ने समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। आत्मसमर्पण करने वालों में मिलिशिया प्लाटून कमांडर जैसे पदाधिकारी शामिल हैं। पहले 15 दिनों में इससे बड़ी खुशी की बात है कि आज बीजापुर जिले में बीजापुर पुलिस और CRPF और बाकी जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके सामूहिक प्रयासों से 52 जो माओवादी हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी जो बड़े कैडर के हैं, जो आर्म कैडर हैं, वो अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर से भीषण सड़क हादसे का मामला देखने को मिला है। चारामा के नेशनल हाईवे 30 पर यात्री बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। ये घटना दोपहर की है। सड़क हादसे में मृत व्यक्ति की पहचान खैरखेड़ा के रहने वाले के रूप में हुई है, तो वहीं दूसरी घटना ग्राम भिरौत से हुई है, जिसमें मोटरसाइकिल और ई-रिक्शा की आपस में भिड़ंत हुई। घटना में बाइक सवार युवक को हाथ में चोटें आई। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। जगदलपुर बस्तर में बस्तर सांसद महेश कश्यप बीजापुर जिले के माटवाड़ा के पास में सड़क दुर्घटना में घायल 2 राहगीरों की जान बचाने में आगे आए। सांसद के काफिले में मौजूद स्वास्थ्य विभाग के वाहन की मदद से घायलों को तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाकर उपचार सुनिश्चित किया गया। दौरा था जहां दिशा कमेटी का बैठक था, निगरानी समिति का, और हम लोग वापस लौट रहे थे तो माटवाड़ा के आगे एक अंधा मोड़ में 2 मोटरसाइकिल बीच में आपसी में टक्कर हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति का पता चला बाद में देहांत हो गया, लेकिन दूसरा व्यक्ति का भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा था और एक प्रकार से वो खतरनाक जगह भी था। तो हमने देखा तो तत्काल वहाँ हम लोग उतरे और दोनों जो मरीज है उनको देखे
तो एक के ऊपर सिर से ब्लीडिंग हो रहा था, तो अगर समय पर उसको इलाज नहीं होता तो शायद उसका भी डेथ हो सकता था। इसीलिए हमारे कारकेट में जो एम्बुलेंस लगी हुई थी उसमें तत्काल उनको एम्बुलेंस में डाल के फिर बीजापुर हॉस्पिटल में भेजा और मुझे कल वहाँ के बीएमओ से बात भी हुआ। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 7 करोड़ रुपए का धान चूहों ने खा लिया, जिसे लेकर जवाहर छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कार्यालय में प्रतीकात्मक चूहा और पिंजरे के साथ में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की और जब ज्ञापन देने कोई नहीं आया तो उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी की फोटो पर ज्ञापन चस्पा किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि चूहों के इस बड़े नुकसान में अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। उन्होंने मामले की पारदर्शी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी देखत रही की प्रदेश में धान घोटाला, वो भी चूहा मन मुसवा मन के नाम में बड़े बड़े घोटाला हुआ थे, पूरा उजागर हो गए। देश दुनिया छत्तीसगढ़ राज्य सबो जगह पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के नाम बदनाम हो गए। अब ये घोटाला पूरा उजागर हो गए, ओकर बाद भी राज्य शासन इतना निरंकुश है, ना कोई जांच बैठा है, ना ही में कोई गिरफ्तारी हो अभी तक, ना ही कोई एफआईआर लॉन्च हो है। साथ ही साथ राजनांदगांव में जब हम ज्ञापन दे पा तो एक भी अधिकारी राजनांदगांव में गुरुवार को प्रेस क्लब राजनांदगांव में केंद्रीय गोंड महासभा धमधाड़ धागड़ के सामाजिक चुनाव में फर्जी मतदान की शिकायतों को लेकर समाज के लोगों ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि 23 मार्च 2025 को निर्धारित केंद्रीय अध्यक्ष चुनाव में केंद्रीय कार्यकारिणी द्वारा मतदाता सूची, मतदान अधिकारी और मतदान केंद्र तय किए गए थे, लेकिन मतदान के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ियां पाई गई और शिकायतों के बावजूद मतदान अधिकारी ने मनमाने ढंग से कमलेश ध्रुव के पक्ष में काम किया। बस्तर के बकावड़ ब्लॉक के सोरागुड़ा जंगल में उड़ीसा से लगी सीमा पर अवैध खनन परिवहन का मामला देखने को मिला। यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली में उड़ीसा से धान लाकर छत्तीसगढ़ की सरकारी मंडियों में बेचने की तैयारी की जा रही थी। जंगल के भीतर ट्रॉली पलटने के बाद यह मामला उजागर हुआ। रात करीब 2 बजे मौके पर पहुंची टीम ने जांच की तो खुलासा हुआ कि धान अवैध रूप से सीमा पार लाया गया था। कोलावल पुलिस चेकपोस्ट पर तैनात जवान मनोज सिंह ने बताया कि धान उड़ीसा से लाया गया है, लेकिन इस संबंध में विभाग को कोई सूचना नहीं दी गई थी। ऐसे में पुलिस और धान माफिया की मिलीभगत को लेकर सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। तो वहीं बकावंड एसडीएम मनीष वर्मा का कहना है कि मामले की जांच करवाई जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। के द्वारा जो वीडियो फुटेज दी गई है उसका जांच करा लेता हूं और आपने जो लोकेशन बताया, आपने जो आरक्षक का नाम बताया, उस आरक्षक के नाम का मैं कौन से थाने में पदस्थ है और कहाँ है, और उसने यदि धान पकड़ा था तो धान को कहाँ सुपुर्द किया, इसके संबंध में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमा पर हूँ और आप देखेंगे तो एक इंटीरियर जंगल का इलाका है जहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ में उड़ीसा से देखिए किस तरह से 2 नंबर का धान आ रहा है और छत्तीसगढ़ के रास्ते में रात्रि के समय ये एक इंटीरियर जंगल का इलाका है जहाँ पर रोड भी नहीं है। मेरे कैमरामैन जर्नलिस्ट आपको बताएंगे कि इस इलाके में ये पूरी तरह से यहाँ का जंगल का इलाका है और यहाँ पर ट्रैक्टर लाते हुए रात को यहाँ पर ट्रैक्टर पलटी हो गया है। अब मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि आखिरकार ये लोग कहाँ से धान लेके आए हैं और कहाँ जाएंगे, कहाँ इन्होंने पंजीयन करा रखा है। क्या नाम है? हेमंत कैसे? कहाँ के हो? कोलावल के। कोलावल के हो? ये धान कहाँ से लेके आ रहे थे? ये मुंडागुड़ा अपना भाई का। मुंडागुड़ा आपके भाई का? ये तो उड़ीसा से लेके आ रहे हैं ना धान? तो हाँ वही तो खेत था, उड़ीसा के खेत का है ना, और छत्तीसगढ़ में बेचने के लिए जा रहे थे? नहीं तो वही पे था। अच्छा, तो ये लेके कहाँ जा रहे थे अभी? कोलावल। कोलावल लेके जा रहे थे, धान मंडी ना? धान मंडी जी। उड़ीसा के धान को किस तरह से छत्तीसगढ़ में खपत कराने की कोशिश जारी है, इसी तरह से यहाँ पर पुलिस के जवान भी यहाँ पे खड़े हुए हैं तो उनसे भी बात, क्योंकि मौके पे पहुंचे हैं और रात्रि का जो ये इंटीरियर का इलाका है यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस की जो मुस्तैदी है। क्या नाम है साहब आपका? मनोज सिंह सर। कौन थाने से हैं? करपान थाने से सर। यहाँ पर ये जो इतना इंटीरियर का इलाका है और यहाँ पर ये धान कहाँ से आ रहा था और कहाँ जा रहा है? ये सर उड़ीसा इधर लगा हुआ है, बॉर्डर है जी, और मैं यहाँ पे चेक पोस्ट में हूँ जी, कोलावल चेक पोस्ट में जी। तो फोन के माध्यम से सूचना मिला कि उस रूट से गाड़ी जा रहा है करके, तो सूचना मिला तो हम लोग आए यहाँ पे तो गाड़ी पलटी हुई थी,
पलटी हुई थी, तो अब इसको तुरंत तो ले जा नहीं सकते थे। तो मैं इनको बोला ये है धान का मालिक, ये कोलावल का है जी। तो ये बोला मेरे को कि पलट गया गाड़ी, तो टाइम लगा। तो इसको मैं बोला ठीक है तू लोड कर, फिर तेरा गाड़ी थाना लेके जाऊंगा करके। तो प्रथम दृष्टया ये क्या देखने को मिल रहा है कि किसी दूसरे राज्य का धान और छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लेके जा रहा है? हाँ, ये तो वही हो सकता है सर, क्योंकि उड़ीसा से आ रहा है और छत्तीसगढ़ जा रहा है, और ये आसपास का कोलावल का रहने वाला है ये जी। तो इनसे पूछताछ किया मैं कि मतलब क्या है तुम्हारा, ये धान कैसे ला रहे हो इतना रात को करके, हमको कहीं से सूचना मिला है तो हम आए हैं। तो आने के बाद इससे सीधा बातचीत किया, उसके बाद इसको पूछा, फिर देखा तो स्थिति तो पूरा पलटा हुआ था, धान बिखरा हुआ था, तो तुरंत तो उठवा नहीं सकते थे, ले जा नहीं सकते थे। तो जस्ट हम लोग आके खड़े हुए हैं, बात किया हूँ चल लोड कर, हम लोग खड़े हैं, गाड़ी थाना लेके जाएंगे। उतने में ये सर लोग भी आए, तो वो भी देखे जो भी है यहाँ का स्थिति। बाकी जो है आप तो देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं अवैध धान का यहाँ पर खपत कराने की कोशिश हो रही है। छत्तीसगढ़ का जो बोनस मूल्य है कहीं ना कहीं उसका फायदा लेने की कोशिश हो रही है। दूसरे राज्य का धान छत्तीसगढ़ में निरंतर आता है और यहाँ पर एसडीएम के द्वारा भी लगातार कार्रवाई है। छत्तीसगढ़ के चाहे गरियाबंद जिले में हो, बस्तर में हो, या छत्तीसगढ़ के जो उड़ीसा से लगने वाला इलाका हो, वहाँ पर ये कार्रवाइयाँ देखी जा रही है। फिलहाल जहाँ पर और जिस मौके पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पर भी इस तरह की कार्रवाई देखी है। पुलिस के जवान भी अपनी मुस्तैदी पे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले में आगे कार्रवाई होगी या फिर कहीं ना कहीं कागजों में इतिश्री आने वाला समय तय करेगा। कैमरामैन जर्नलिस्ट के साथ आरव सिंह राजपुरोहित, सच विदर्भ, जगदलपुर, बस्तर। बेमेतरा के गाडाडीह धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी का मामला देखने को मिला है। प्रशासन ने निलंबित सहायक समिति प्रबंधक भुवनेश्वर वर्मा और फड़ प्रभारी गेंदलाल वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई शुरू की है। डेप्यूटी कलेक्टर और नोडल अधिकारी पिंकी मनहर के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम ने प्रारंभिक जांच में 10,000 कट्टा धान जब्त किया है। 8 सदस्यीय विशेष जांच दल की रिपोर्ट में 1,127 कट्टा धान अमानक पाया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रशासन ने यह कदम धान खरीदी में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों के नाम पर खराब धन खपाने के प्रयास रोकने के लिए उठाया है। और अब बात उत्तराखंड की खबरों की। चंपावत जिले के नेपाल सीमा से सटे गुमदेश के धौनी शिलिंग गांव में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन सीधे ग्रामीणों के बीच पहुंचा। जिला अधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकतर का समाधान भी मौके पर किया गया। शिविर में कुल 132 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से 100 का तत्काल समाधान हुआ। कार्यक्रम के दौरान 899 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ भी मिला। लंबे समय से वंचित पात्र लोगों को पेंशन योजनाओं से जोड़ा गया। 13 साल सुहाना सहित कई लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र मौके पर बनाए, जिससे उन्हें पेंशन का लाभ मिले। स्वास्थ्य, आयुष सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए गए। जिला अधिकारी ने जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए और ठंड में राहत पहुंचाई। चंपावत के लोहा घाट में छमनिया में उत्तराखंड का पहला महिला स्पोर्ट कॉलेज निर्माणाधीन है। 237 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री और खेल मंत्री रेखा आर्या ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था और अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्माण कार्य उच्च गुणवत्ता और निर्धारित समय में पूरा किया जाए। मंत्री ने लगभग पूरे हो चुके सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का भी निरीक्षण किया और महिला खिलाड़ियों से संवाद करके उनका उत्साह बढ़ाया। इस कॉलेज में 300 छात्राओं के लिए छात्रावास, मल्टीपर्पज हॉल, एकेडमिक ब्लॉक, ऑडिटोरियम और गेस्ट हाउस जैसी सुविधाएं विकसित भी की जा रही है। अब जो है स्पोर्ट्स कॉलेज के अधीन हो चुका है। पूर्व में जिस किसी कार्यदायी संस्था के द्वारा जो भी कार्य आधा अधूरा छोड़ा गया है, जो कार्य उसमें कुछ तकनीकी चीज़ों के कारण से विलम्ब हुआ है, मैं समझती हूँ कि उसका संज्ञान ले लिया गया है। और निश्चित रूप से अब जो वर्तमान में जो कार्यदायी संस्था है उसको आज हमने इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं कि जो हमारा बिल्डिंग बनी है उसके लगती हुई जो दीवार है जिसमें लगातार भू कटाव हो रहा है, तो कहीं बिल्डिंग को क्षति ना हो, उसके लिए रिटर्निंग वॉल के लिए आप एस्टिमेट बनाएं ताकि जो है भवन भी सुरक्षित रहे और रिटर्निंग वॉल से जो है हमारा जो मैदान है, वो ग्राउंड है, वो भी सुरक्षित रहे। उसके दिशा निर्देश दे दिए गए। गुणवत्ता को लेकर क्या निर्देश? देखिए, गुणवत्ता अभी तो बुनियादी स्तर पर है और गुणवत्ता में तो कोई समझौता है ही नहीं। जीरो टॉलरेंस की
कश्मीर के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के कारण मौसम ने पूरी तरह से करवट ले ली है। पहाड़ी क्षेत्रों में हुई इस बर्फबारी से नज़ारे और भी ज्यादा खूबसूरत हो चुके हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसको लेकर के स्थानीय लोग और पर्यटकों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। यदि मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी होती है तो इससे ठंड और बढ़ जाएगी, जिससे कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता में और ज्यादा इजाफा देखने को मिलेगा। श्योपुर कोतवाली थाना क्षेत्र में 16 सितंबर 2024 को 15 साल के नाबालिग लड़की के साथ में सामूहिक बलात्कार के मामले में तृतीय अपर सत्र न्यायालय ने 2 दोषियों नानका और मोहसिन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश बबीता होरा शर्मा ने 15 जनवरी को फैसले में पीड़िता को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। आरोपी शोएब ने सामान लाने के बहाने पीड़िता को अपनी गली में बुलाया, जबरन घर में खींचा और मारपीट की, जबकि मोहसिन ने चाकू की नोक पर उसे धमकाते हुए बलात्कार में सहयोग किया। 9/24 को एक नाबालिग पीड़िता एक दुकान में सामान लेने गई थी। रास्ते में ही उसे शोएब मिला, जिसने उससे कुछ सामान मंगाया था। जब वो सामान देने शोएब को जा रही थी तो वहीं पर पहले से गली में गली के घर के अंदर एक आरोपी और जिसका नाम चिन था। सीहोर के भेरुंदा सिविल अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान आदिवासी महिला की मौत से हंगामा मचा। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने गलत नस काट दी, जिससे शरीर में संक्रमण फैला और महिला को पहले जिला फिर भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला के परिजनों और आदिवासी समाज ने इसे हत्या करार देते हुए डॉक्टर रुकमणी की तत्काल सस्पेंड, दोषी पर एफआईआर दर्ज और मृतका के 3 बच्चों को मुआवजा देने की मांग की। गुरुवार रात अस्पताल परिसर में भारी प्रदर्शन हुआ, जिसे प्रशासन ने समझाइश देकर के शांत करवाया, जबकि एसडीएम सुधीर कुशवाहा ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। जांच के पश्चात ही पता चलेगा। जांच टीम जिले से गठित होगी, उसके पश्चात ही इसके बारे में कुछ किस महिला डॉक्टर द्वारा ऑपरेशन किया गया? हमारी महिला चिकित्सक रुक्मिणी गुलदारिया द्वारा ऑपरेशन किया गया। भर्ती हुई थी सर, और ये 12 तारीख की घटना है। 12 तारीख को यहाँ पे एलटीटी हुई थी और ये 14 कल सीहोर रेफर किया सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ भी उनने वहाँ भी रात भर रखा जी, सीहोर सरकारी हॉस्पिटल वहाँ भी रात भर रखा और वहाँ से फिर उनको भोपाल रेफर कर दिया। इनको कल रात को करीबन 10 बजे रात को बताया है, लेकिन डॉक्टर ने बताया, जो परिजन बता रहे थे वो फेल होने से पीड़िता की मृत्यु हुई, मृतिका की मृत्यु हुई बता रहे हैं। तो उस संबंध में परिजनों को कहना था कि डॉक्टरों की लापरवाही से हुआ। इसके पीएम हमीदिया हॉस्पिटल में हुआ। पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर स्थिति स्पष्ट होगी कि क्या कमी है, क्या कैसे। अभी क्या समझाइश दी गई? अभी उनको यही समझाइश दी है कि पीएम जो उनकी विशेष मांग एक थी कि एफआईआर करे डॉक्टर के खिलाफ, तो पीएम रिपोर्ट और जो मेडिकल दल गठित रहेगा उनकी रिपोर्ट में यदि लापरवाही सिद्ध होती है। परिवार तो ये बोलकर बुलाया गया था या भर्ती किया गया था कि यहाँ के आपका नसबंदी का ऑपरेशन होगा, और हालात जो है यहाँ की जगह ये लाश पड़ी हुई है एक आदिवासी बरेला समुदाय की महिला की, और ये उनके यतीम बच्चे हैं। अब इनका क्या होगा? तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से हम ये गुहार लगाते हैं कि इन पीड़ित बच्चों को कम से कम जब तक ये बालिग ना हो जाए, इनको 3 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। चंदेरी के तहसील ग्राम गरेठी स्थित प्राचीन भरकेश्वर धाम में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करके हनुमान जी के दर्शन किए, तो वहीं पारंपरिक मान्यता के मुताबिक नाग नागिन के दर्शन के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे। इस बार संक्रांति 2 दिन होने के कारण 15 जनवरी को अन्य वर्षों की तुलना में भीड़ और भी ज्यादा रही और श्रद्धालुओं ने मंदिर में आशीर्वाद लेकर के क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। रतलाम पुलिस ने नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के चिकलाना गांव में देर रात करीब 1 बजे पुलिस ने दबिश देकर इस अवैध फैक्ट्री को पकड़ा। गांव के बीच बने किले जैसे आलीशान मकान में एमडी ड्रग का निर्माण किया जा रहा था। पुलिस ने मौके से 10 किलो 900 ग्राम एमडी ड्रग, केमिकल लिक्विड से भरे ड्रम, 12 बोर की बंदूकें,
92 जिंदा कारतूस, मोर और चंदन की लकड़ी बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस को सीढ़ी लगाकर घर में प्रवेश करना पड़ा और आरोपियों से झड़प हुई। एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया मामले में 10 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। पुलिस सभी पहलुओं की तहकीकात कर रही है और जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे मामले का खुलासा होगा। सुबह बल्कि मिडनाइट कहें, रतलाम जिले में एक बहुत अच्छी कार्रवाई नारकोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड हुई है। उसमें 1 दर्जन से भी अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 9 केजी से अधिक MDMA और करीब करीब 500 लीटर अन्य केमिकल का घोल जब्त किया गया है। वेपन्स जब्त किए गए हैं, व्हीकल्स जब्त किए गए हैं। तो इसी तरीके से और भी हमारे जो जिले नारकोटिक्स से प्रभावित हैं उनको और अधिक कार्रवाई। बढ़ते हैं आगे। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में मौजूद है। सीएमओ में ली गई कृषि विभाग की बैठक, ग्लोबल राजस्थान एग्रीकल्चर मीट की समीक्षा बैठक हो रही है। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और निवेश को बढ़ावा देने के लिए आयोजित होगा ग्राम कृषि सम्मेलन। राजस्थान के किसानों को आधुनिक तकनीक सिखाना और कृषि को नया आयाम देना उद्देश्य। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान के किसानों की आय बढ़ेगी। फसल उत्पादन, पशुधन, मत्स्य पालन, वानिकी और कृषि प्रसंस्करण शामिल है। किसानों को स्मार्ट फार्मिंग और नई तकनीक की जानकारी देना मुख्यमंत्री का विजन है। बैठक में मुख्य सचिव सहित कृषि विभाग, उद्योग, जल संसाधन, ग्रामीण विकास विभाग, ऊर्जा और वित्त विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।